नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल की है, कल की है। आज का प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला है कानपुर। कानपुर में अर्रा कॉलोनी है, वहाँ हनुमंत विहार में। उसमें 11 अगस्त 2025 को हनुमंत विहार की कच्ची बस्ती अर्रा कॉलोनी में रिटायर्ड फौजी अभिमन्यु के मकान के बाहर एक बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी आई। महिला का नाम गुड्डी था और उसकी लड़की का नाम था चांदनी। वहां उन्होंने रिटायर्ड फौजी अभिमन्यु सिंह के उस मकान के उस हिस्से में जिसमें किराएदार रहते थे उसको खटखटाना शुरू किया। भीतर से कोई आवाज नहीं आई बल्कि दुर्गंध आने लगी। उन्होंने फौरन मकान मालिक को खबर की। मकान मालिक बाहर से ताला बंद था। अभिमन्यु उसकी डुप्लीकेट चाबी लेकर आए, ताले को खोला। भीतर का नजारा देखकर हैरान रह गए, दंग रह गए। माँ, जिसका नाम गुड्डी था, वो भी चिक्कार मार कर रोने लगी। फर्श पर लाश उसके बेटे 12 साल के बेटे देव की थी और उसकी बेटी जो किन्नर थी, नाम था काजल, उसको बेड बॉक्स में ठूस ठूस के भरा गया था। अभिमन्यु ने पुलिस को इत्तला की। पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। देखा वहां पर 2 लाशें पड़ी हैं। पुलिस परेशान, कोई क्लू नहीं मिल रहा था। और अभी 1 महीने पहले ही वो लोग यहाँ पर शिफ्ट किए थे। 1 महीने पहले ही रिटायर्ड फौजी अभिमन्यु के मकान पर किराए पर ये दोनों भाई बहन आए थे, किन्नर काजल और उसका 12 साल का बेटा देव। माँ से पूछा गया कि क्या बात है, तो उसने कहा साहब 4 दिन हो गया, न तो बेटे का फ़ोन बज रहा था या कॉल रिसीव हो रही थी और न ही बेटी का। 2 दिन तक हम लोगों ने कॉल किया, उसके बाद दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हो गए। बल्कि उसने ये बताया कि बेटी के फ़ोन पे इंस्टाग्राम की रील्स बराबर पोस्ट होती रहीं, लेकिन फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। घबरा कर जब 4 दिन बीत गए तो 11 अगस्त को, यानी कल, ये लोग वहाँ पहुँच गए और फिर ये नज़ारा देखा। पुलिस ने उनसे पूछा। पुलिस ने कहा फ़ोन कौन सा था। उनका आईफोन था। आईफोन के बारे में या उसके नंबर से उन्होंने तमाम जानकारी पुलिस ने इकट्ठा करनी शुरू की। देर रात की ये बात थी। सवेरा होते होते बॉडी को सील बंद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। माँ गुड्डी से पूछा गया कि आपको किसी पर शक है। ये भी देखा कि सारे घर की अलमारियां खुली पड़ी हैं, बेड बॉक्स का सामान बाहर है, उसकी बेटी की लाश बेड बॉक्स के भीतर ठूस कर रखी गई है, सारा घर अस्त व्यस्त है और दोनों के शरीर से बहुत ढेर सारा खून रिस चुका था। माँ गुड्डी ने बताया कि आलोक उर्फ गोलू ये हमारी बेटी यानी काजल के पास आया करती थी। हेमराज उर्फ अजय सविता ये भी आया करता था और एक तीसरा नाम उन्होंने लिखाया अशोक। बोले ये 3 लोग उसके घर में आया करते थे। पुलिस ने जब उसका ताला तोड़ा, ताला खोला, पुलिस जब पहुंची तो घर के भीतर शराब की बोतलें और नमकीन के खाली पैकेट भी उनको मिले। डीसीपी ने तुरंत, वहाँ भीड़ लग गई, पुलिस वाले आ गए, पूरी प्रेस आ गई। काजल जो किन्नर थी वो वहाँ की बहुत ही मशहूर किन्नर थी। म्यूज़िक पार्टी या डांस पार्टीज़ में वो दूर दूर तक अलग अलग प्रदेशों में भी जाया करती थी। डीसीपी ने बताया कि घर के पास सीसीटीवी कैमरा है जिसके फुटेज की जांच कराई जा रही है। जिन 2-3 युवकों पर शक किया जा रहा है, चूँकि वो दोनों तीनों अपने घर पर नहीं हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि
इन्हीं लोगों से या यही लोग इस वारदात में शामिल होंगे। हनुमंत विहार के जो थाना प्रभारी थे राजीव कुमार, उन्होंने प्रेस को अपने स्टेटमेंट में बताया कि शुरुआती जांच से पता लग रहा है या प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि ये प्रेम प्रसंग की घटना हो सकती है। प्रेम प्रसंग आप भी ताजुब करेंगे, किन्नर और किन्नर के प्रेमियों की बड़ी लंबी फहरिस्त होती है। किन्नर भी आजकल बहुत ही मॉडर्न है। तमाम रील्स आपको किन्नरों की मिलेंगी, उनकी डांस की, उनके हाव भाव की, उनके शकल सूरत की, उनके शरीर के उतार चढ़ाव की आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्यों उनके प्रेमियों की संख्या बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ी लाइन हुआ करती है। पुलिस ने इन तीनों के ठिकानों पर आकाश, आलोक और हेमराज उर्फ अजय सविता के यहाँ पर रेड की। इनमें से कोई भी अपने घर पर नहीं मिला। पुलिस इस उधेड़ बुन में लगी ही थी कि कल ही यानी 11 तारीख को दोपहर बाद एक फ़ोन उनके पास सतना के एसपी का आया, डीसीपी के पास, जैसा कि डीसीपी ने बताया। डीसीपी साउथ हैं दीपेंद्र नाथ चौधरी। उन्होंने बताया कि कल सोमवार यानी 11 अगस्त को मध्य प्रदेश के सतना के कोलगंवा थाना प्रभारी सुदीप सोनी ने उन्हें फ़ोन किया और फ़ोन करके बताया कि यहाँ के एक होटल में 30 साल के आकाश विश्वकर्मा ने फांसी लगा ली है और उसके जेब में एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने ये लिखा है कि मैंने कानपुर में 2 लोगों की हत्या की है। मेरे पास, मैं फांसी अपनी मर्जी से लगा रहा हूँ। मेरे पास फांसी लगाने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आकाश विश्वकर्मा वही है जिसके बारे में किन्नर काजल की मां गुड्डी ने नामजद एफआईआर की थी। आकाश विश्व बैंक बर्रा के ए ब्लॉक का रहने वाला है। गुड्डी ने बताया था कि आकाश और आलोक में इस बात की प्रतिद्वंदिता थी कि कौन किन्नर काजल के नज़दीक है, लेकिन वर्तमान में आकाश ही उसका सारा खर्चा बर्चा, पार्टियों की बुकिंग, अपनी गाड़ियों से उसे पार्टियों तक पूरी टीम के साथ ले जाना, ये सब काम किया करता था। ये बताया गया कि शनिवार की शाम वो ये जब मर्डर का पोस्टमार्टम हुआ, जब इस लाशों का पोस्टमार्टम हुआ दोपहर तक आ गई तो ये पता लगा कि ये 7 अगस्त का किया हुआ मर्डर है, की हुई हत्या है भाई बहन दोनों की। और 8 अगस्त को वो सतना पहुंच गया गाड़ी से। कितना 250-300 किलोमीटर दूर कानपुर से वो सतना पहुंच गया। उसने वहां एक होटल के रूम नंबर 27 में चेक इन किया। 10 अगस्त को उसने चेकआउट किया। होटल वालों को ये बताया कि हमारी ट्रेन है, हम ट्रेन से वापस जाएंगे। स्टेशन पर पहुंचा तो जिस ट्रेन का नाम उसने बताया था वो ट्रेन जा चुकी थी, यानी छूट गई थी। उसने फिर टैक्सी की और वापस फिर उसी होटल में पहुंचा और वही रूम बुक कराया, रूम नंबर 27। और फिर सवेरे जब दोपहर में सफाई कर्मचारियों ने कमरे में कोई हलचल नहीं देखी, होटल स्टाफ को सूचित किया। दरवाजे पर दस्तक दी गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। होटल स्टाफ ने तुरंत सतना के कोलगंवा पुलिस को सूचना दी। डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला गया तो भीतर आकाश का शव होटल के पर्दों के फंदे से लटका हुआ मिला। उसकी जेब से उसकी जेब में एक उसका आई कार्ड, जिससे पता लगा कि इसका नाम आकाश विश्वकर्मा है, कानपुर का रहने वाला है। और वो सुसाइड नोट मिला जिससे ये पता लगा कि इसने कानपुर में कोई 2 हत्याएं की हैं। पुलिस ने फौरन आकाश के परिजनों को इत्तला की। वो लोग वहाँ सतना के कोलगंवा थाने के उस होटल में पहुँचे। कल ही उन्होंने वहाँ पोस्टमार्टम करा के बॉडी उसकी लेके आज वो पहुँच रहे होंगे। इस बीच में तमाम पुलिस ने जांच की कि आकाश का इससे क्या संबंध है, क्यों उसने इसको मारा होगा,
क्यों उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं भाई बहन के ब्लैकमेलिंग से बहुत परेशान था, इनसे पीछा छुड़ाना चाहता था और काजल किसी भी कीमत पे मुझे छोड़ती नहीं थी। इनके लिए तरह तरह की हमें यत्न करने पड़ते थे, इनके लिए पूरा दिन भर और रात भर काम करना पड़ता था। पार्टीज़ को बुक कराना, वहाँ पहुँचना, उनसे संपर्क करना, उनसे बातचीत करना, ये सब काम किया करता था। ये भी बताया गया कि आकाश को 5 लाख रुपए नौबस्ता में एक प्लॉट खरीदने के लिए काजल ने दिए थे और आकाश पीछा छुड़ाना चाहता था। काजल किसी भी हालत में उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आकाश काजल के साथ रहता था, लेकिन इस बीच में उसका पुराना बॉयफ्रेंड गोलू उर्फ आलोक फिर से काजल की जिंदगी में आ गया। उसके आने पर आकाश को बहुत आपत्ति थी और इस बात को लेकर कि तुम उससे अभी भी क्यों संबंध रखती हो, दोनों में आपस में बहुत कहा सुनी भी हुई थी, क्योंकि गोलू उर्फ आलोक के साथ काजल का उठना बैठना आकाश को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पुलिस की जांच में ही ये पता लगा, जो सीडीआर थी, किससे किससे बात हुई, तो जिन जिन जगहों पर वो पार्टी लेकर गई थी साथ में वहाँ आकाश भी गया था, उनसे ये पता लगा कि काजल का पूरा कामकाज आकाश ही हैंडल करता था। कार से पार्टी में लेकर जाता था और ये भी जो उसके जानने वाले हैं, जैसे काजल की बहन ने ये बताया कि 5 लाख रुपए आकाश को उसने एक प्लॉट खरीदने के लिए नौबस्ता में दिया था और आकाश के साथ कई बार वो अपना प्लॉट भी देखने गई थी, प्लॉट के मालिक से भी बातचीत की थी। भाई बहन के शव को देखकर काजल की बहन चांदनी वो उसने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जाकर चलती ट्रेन के सामने कूदकर जान देने का भी प्रयास किया। लगातार वो रोती रही, वो ये कहती रही कि मेरे जीने का अब कोई मतलब नहीं रह गया, मेरे भाई और बहन दोनों को इन लोगों ने मार डाला। लोगों ने उसे बचाया, हल्की फुल्की चोट उसे आई, लेकिन अभी तक जब मैं आपको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, ये जब मैं आपको इस अपराध के बारे में बता रहा हूँ, अब तक उसने खाना और पानी दोनों नहीं पिया है। अस्पताल में उसे भर्ती किया गया है। पुलिस को अपनी जांच में एक और चौंकाने वाली बात हुई कि काजल का जन्म एक लड़के के रूप में रखा गया था और उसका नाम आकाश रखा था घर वालों ने। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसके व्यवहार में लड़कियों जैसी आदत उसे लगने लगी और परिजनों ने इसकी प्रॉपर जांच कराई कानपुर में डॉक्टर्स के यहाँ। तब ये पता लगा कि ये किन्नर है और ऐसी स्थिति में परिजनों ने उसे किन्नरों को सौंप दिया। फिर काजल ने जेंडर चेंज कराया और लड़की बन गई। काजल ने आकर्षक और सुंदर दिखने के लिए अपने ब्रेस्ट और फेस की सर्जरी भी कराई। या फोटोग्राफ्स उसकी कम्युनिटी में देखिएगा कि वो देखने सुनने में कितनी खूबसूरत लड़कियों जैसी ही लगती थी। वो बचपन से ही डांस बहुत अच्छा करती थी। माँ बाप को इसी से शक हुआ कि उसकी सब स्त्रियोचित उसका जो व्यवहार धीरे धीरे लड़कियों की तरह व्यवहार होने लगा। तभी उसकी जांच कराई और पता लगा कि ये किन्नर है। और उसकी इस नाचने की उसकी जो कला थी, या नाच में जो उसने जो पारंगत, जो उसने विशेषज्ञता हासिल कर ली थी, उसी के कारण उसकी पार्टी की, डांस पार्टी की बहुत डिमांड थी और अलग अलग राज्यों में वो अपनी इस डांस टीम के साथ जाया करती थी। इस वजह से उसकी बहुत कमाई भी हुआ करती थी, बहुत पैसा कमाया उसने। 25 साल की उम्र थी और 18 साल के बाद से ही वो डांस पार्टीज़ में काम करना उसने शुरू किया। 5-7 साल में उसने बहुत पैसा कमाया और उसी पैसे की वजह से पहले आकाश, फिर आलोक और फिर हेमराज उसके संपर्क में आए। ये उनके प्रेमी थे। इस फहरिस्त में इन 3 लोगों का नाम पता लगा जिनका इनके यहाँ बहुत ज़्यादा आना जाना था, जिनके बारे में 4-5 दिन की सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने ये जानकारी की थी।
परिवार वालों ने ये भी बताया कि आकाश ने मर्डर के बाद वो उसका आईफोन था काजल का, वो अपने साथ ले गया था और रोज़ाना फिल्मी गानों के साथ अलग अलग लोकेशन की वीडियो वो लगा रहा था। संडे को भी यानी 10 तारीख को सुबह काजल के इंस्टाग्राम पर गाने की साथ साथ किसी खूबसूरत पार्क का वीडियो भी अपने स्टेटस में उसने लगाया था। मतलब वो ये प्रयास कर रहा था कि लोगों को ये शक न हो, घर वालों को और जानने वालों को, कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, बल्कि ये उसे भरोसा होता रहे कि वो अभी भी जिंदा है। काजल की भी जब फैमिली बैकग्राउंड देखी गई तो ये पता लगा कि मूल रूप से मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के धर्मंगदपुर गांव के रहने वाले ब्रिजेश दुबे और गुड्डी देवी को एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन लोगों ने आकाश रखा। फिर एक बेटी हुई, उसका नाम चांदनी रखा। मगर आकाश का, जैसे मैंने बताया, उसका व्यवहार, चाल ढाल, उसकी बातचीत वो लड़कियों जैसी थी। जांच कराई गई, पता लगा वो किन्नर है और परिजनों ने फिर किन्नरों के एक बड़े ग्रुप, जिनकी गुरु शिवानी थी, उसे सौंप दिया। उसने इसे अपने शिष्य की तरह स्वीकार किया और फिर बाकी जो इनके रिचुअल्स होते हैं किसी को अपने समाज में शामिल करने के लिए, वो सारे रिचुअल्स फॉलो करके उसे अपने अखाड़े का किन्नर बना लिया। इसी बीच में मैनपुरी के ज्योति खुड़िया में जो जो जिनका आकाश, जिनका बेटा था, यानी काजल जिनकी बेटी थी, ब्रिजेश दुबे जी, उनके साले संतोष पांडे को जुड़वां बच्चे हुए। बच्चों के जन्म के समय ही उन जुड़वां लड़कों में से एक लड़का और उसकी माँ, यानी उसके साले की पत्नी उसकी साली, उन दोनों की मौत हो गई, एक बच्चे की और साली की। ऐसे में जो एक बच्चा बचा, उसको काजल के परिवार ने, यानी आकाश और चांदनी के परिवार ने, यानी ब्रिजेश दुबे ने उसे गोद ले लिया। बिल्कुल जब वो इन्फेंट था, 2-4 दिन का, जब उसकी माँ और जो जुड़वां उसका भाई था, उसका अंतिम संस्कार हो गया, तो उन्होंने उसको गोद ले लिया और उसका नाम देव रखा। आकाश यानी किन्नर काजल का अपने भाई, इस भाई देव के प्रति बहुत ही जैसे कहते हैं गंभीर सा बड़ा आकर्षण था। अब दोनों के बीच में वो भाई बहन का इतना प्यार था कि वो उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहती थी, और इसीलिए वो अपने साथ उसे कानपुर ले आई और एक कॉन्वेंट स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया कि ये पढ़ लिख कर इसे कंपटीशन दिलवाऊंगी, इसे बड़ा अफसर बनाऊंगी। इसीलिए देव अपनी बहन या अपने भाई, ओरिजिनली तो वो भाई ही था, आकाश नाम था, बाद में वो काजल हुआ, तो ये भाई बहन एक साथ फिर अपने गुरु से आदेश लेकर काजल ने अपना ये अलग किराए पर मकान ले लिया और अपना डांस ग्रुप चलाने लगा। काजल की गुरु शिवानी ने ही उसे अपने जो उसका कुनबा होता है, कुनबे से अलग हनुमंत विहार कच्ची बस्ती अर्रा में रिटायर्ड फौजी अभिमन्यु से बातचीत करके उनका मकान किराए पर दिलवा दिया था, जहां वो 25 साल की काजल और 12 साल का उनका भाई देव रहता था। बहरहाल जो उसका मुख्य जो सुसाइड नोट जो उसने रखा था आकाश ने अपनी जेब में, उससे यही लगता है कि उसने अकेले ही उसकी उन दोनों की हत्या कर दी, उन दोनों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए, और फिर उसे अपनी इस बात पर या अपने इस कार्य पर या अपने इस अपराध पर अपराध बोध हुआ होगा और उसने स्वयं भी आत्महत्या कर ली। आज की घटना देखिए, किन्नरों की दुनिया एकदम अलग होती है। ये गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हैं, अपने गुरु को ये सर्वोच्च मानते हैं, गुरु की जिसको कहते हैं कि वो अल्टीमेट इज्जत करते हैं, और गुरु भी अपने शिष्यों का ख्याल रखते हैं। और इनकी दुनिया इतनी संकुचित है कह लें, या इतना इन्होंने प्रोटेक्टेड कर रखा है कि किन्नर के बनने से उसकी अंत्येष्टि तक जितनी भी प्रक्रिया, इनके त्यौहार होते हैं, इनका अंत्येष्टि का अलग तरीका होता है,
ये कैसे किन्नर, कौन से इनके देवता होते हैं, उनकी क्या पूजा करनी पड़ती है, किस पूजा के बाद ये किन्नर माने जाते हैं। बहुत ढेर सारे रिचुअल्स होते हैं, लेकिन इसको दुनिया से छिपाया जाता है। कभी सार्वजनिक रूप से ये लोग अपना कोई भी जो रिचुअल है, जो इनके जो कार्यक्रम हैं, जो इनके पीढ़ियों दर पीढ़ियों से कार्यक्रम चल रहे हैं, वो कभी भी ये सार्वजनिक रूप से नहीं करते हैं। इंटरनेट आने के पहले इनकी अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार के बारे में कोई नहीं जानता था। बहुत ही दुनिया से छिपा के ये किया करते थे। हालांकि कम्युनिकेशन के इस युग में अब यदाकदा कभी कभार रील्स या कभी कभार वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञानी लोगों ने इनकी तमाम जो रिचुअल्स हैं उसकी वीडियो बनाकर पोस्ट की है। अंत्येष्टि के बारे में भी बताया है। ये भी बताया है कि कितना क्लोज इनका ग्रुप होता है कि ये अपनी सूचनाएं कभी बाहर नहीं जाने देते हैं। और इन्हीं वीडियोस के माध्यम से अब लोगों को ये पता लगता है कि ये किन्नरों की दुनिया कैसी होती है। बड़े बड़े इस पे प्रोग्राम भी किए गए हैं। थर्ड जेंडर इसे कहा जाता था। इनके हक की लड़ाई लड़ी जाती है। वोटर में पहले इनको वोट देने का अधिकार नहीं था, अब इनको वोट का भी, क्योंकि वोटर जब कोई बनता था तो उसमें 2 ही कॉलम थे, पुरुष या स्त्री, मेल और फीमेल, लेकिन अब तीसरा कॉलम भी किन्नरों का बनाया गया है। इस कम्युनिटी में या इस ग्रुप में या इस एक समूह में, इसमें एकजुटता बहुत ज़्यादा है। अलग अलग दिनों में दिन तय होते हैं, त्यौहार तय होते हैं कि अपने गुरु के यहाँ सारे शिष्य इकट्ठा होते हैं। गुरु भी किन्नर ही होते हैं इनके। अब तो पिछले कुंभ से, इस कुंभ से पहले वहाँ संगम क्षेत्र में, प्रयागराज में कुंभ में अब किन्नरों का एक अखाड़ा भी बना। अब किन्नर भी बाकी दूसरे अखाड़ों की तरह संगम स्नान के लिए जाते हैं। अब इनका रिकॉग्निशन अब जाके समाज में पिछले 10 सालों से, 15 सालों से इनको रिकॉग्नाइज किया जाने लगा है। इनमें एकता बहुत ज़्यादा है, एकजुटता बहुत ज़्यादा है। एक पर अगर कोई कष्ट आ जाए तो इलाके भर के किन्नर इकट्ठा होकर उसका विरोध करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, कभी कभी पुलिस किसी किन्नर के साथ जब ज्यादती करती है तो 100-50 किन्नर थाने पर पहुंच जाते हैं और नंगा नाच करते हैं। लोग, पुलिसकर्मी जितने वहाँ होते हैं, चाहे वो सिपाही हों या फिर थाने के इंचार्ज हों, बस वो भागते ही फिरते हैं, इनसे लड़ना नहीं चाहते, इनसे उलझना नहीं चाहते। तो दूसरा, इनका बहुत ही धार्मिक और सामाजिक महत्व भी है। किसी के घर में कहीं नवजात शिशु अगर पैदा होता है तो ये 4-6 दिन के भीतर ही अपने आप घर पर आ जाते हैं और वहाँ पर फिर ये मुँहमांगा दाम लेने के लिए हुज्जत करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन एक अंधविश्वास इनके साथ ये जुड़ा हुआ है कि इनका आशीर्वाद फलता बहुत है और इनकी नाराज़गी परिवार पर अनर्थ और कहर के रूप में टूट पड़ती है। कभी जिस घर में कोई किन्नर आया है किसी बच्चे की पैदाइश पे, तो जो परिवार के मुखिया होते हैं, खासकर महिलाएं, वो यही कोशिश करती हैं कि ये नाराज़ होकर न जाएं। बहुत पैसा ये लोग मांगते हैं उसको तय करके और उससे तमाम तरह से बातें करके, उसको कम करके, उसके बदले में कुछ साड़ियाँ, कुछ गहने दे के उनको मनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें नाराज़ नहीं करते। उनका ये मानना है कि अगर ये नाराज़ होकर गए तो ज़रूर परिवार में कोई न कोई अनर्थ हो जाएगा। बहुत आसान है इनका पता करना। मोहल्ले में जिस भी घर में ये पहुंचते हैं, हो सकता है पड़ोसियों को पता भी न हो कि इस घर में नवजात शिशु आया है, लेकिन जैसे ही ताली, ढोल और कर्कश आवाज़ में गाने मोहल्ले में ये तीनों एक साथ सुनाई पड़ते हैं, लोग समझ जाते हैं किन्नर आए हैं और इनके घर में कोई न कोई शिशु का आगमन हुआ है। पहले यानी गांव देहात में आज भी सिर्फ बच्चों की पैदाइश के समय में ये लोग आते थे, आशीर्वाद दे देते, भर भर के आशीर्वाद देते थे और गांव वाले भी इनकी बड़ी सेवा करते थे, बड़ा सम्मान करते थे। लेकिन अब एक नया और उसमें एडिशन हो गया है कि बच्चियों की शादी, जिस घर में किसी लड़की की शादी है वहाँ भी आ जाएंगे, पूरा ढोल और नगाड़ा उसके साथ आएंगे, नाचेंगे, गाएंगे
मनमाना पैसा मांगेंगे। और फिर वही आशीर्वाद की बात है, घर वाले उस बच्ची को आशीर्वाद दिलाते हैं कि इसकी गोद भरे। वो अपने पास से थोड़ा सा चावल उसकी गोद में, उसके पल्लू में डालते हैं ये किन्नर, और सारे मिल के दिल से भर भर के आशीर्वाद देते हैं कि जल्दी बच्चा हो, जल्दी हम आएँ, जल्दी हम फिर तुम्हारे यहाँ आके और फिर बच्चे को आशीर्वाद दें। इस तरह की बात करते हैं। और ये माना जाता है कि जिस बच्ची के सिर पर जिसकी शादी हो के या तो बहू की तरह हो आई है या बेटी की तरह विदा हो रही है, उसके सर पे हाथ रखकर अगर इन्होंने आशीर्वाद दिया तो वो आशीर्वाद फलित जरूर है। ऐसा होता है, ऐसा अंधविश्वास चला आ रहा है या ऐसा विश्वास चला आ रहा है, और इसीलिए इनकी ये प्रथा आज भी चल रही है। ये मुँहमांगी अब पैसा लेने लगे, गहने लेने लगे और महंगी गाड़ियों से चलते हैं। मैं लखनऊ में जानता हूँ, मैं तमाम कैपेसिटी में यहाँ रहा हूँ। सर्किल ऑफिसर हजरतगंज, सर्किल ऑफिसर महानगर, सर्किल ऑफिसर कैसरबाग, एसपी सिटी 3.5 साल रहा, एसएसपी यहाँ रहा। बहुत ढेर सारे गुट हैं, ये सब बहुत महंगी महंगी गाड़ियों पे चलते हैं। इनके हाथ में कभी आपको कीपैड वाला मोबाइल नहीं मिलेगा। सबसे महंगे और ज़्यादातर के पास आईफोन मिलेंगे आपको। अच्छे जिसको कहते हैं गहने, महंगे महंगे गहने इनके शरीर पर लगे होंगे। और इनका इतना तगड़ा नेटवर्क है, इन्हें कभी कोई इनवाइट नहीं करता। जैसे किसी के घर में मान लिया कोई बेटा पैदा हुआ, बच्चा ताज़ा पैदा हुआ, वो कोशिश ये करता है कि इनको पता न लगे किन्नरों को। लेकिन इनका इतना स्ट्रांग नेटवर्क है कि जिस घर में बच्चा हुआ है उसके घर आने के 3 या 4 दिन के भीतर ये पूरी टोली लेकर धमक जाएंगे। जो आपकी इंटेलिजेंस की मशीनरी होती है उससे भी ज़्यादा तेज इनका इंटेलिजेंस इनपुट होता है। जहाँ किसी लड़की की शादी हुई या बहू हो के घर पे आई, 4-6 दिन के भीतर ही वहाँ पहुँच जाएंगे। जहाँ बच्चा किसी के हुआ वहाँ 2-4 दिन के भीतर ही पहुँच जाएंगे। और जहाँ जाते हैं उसकी पूरी जानकारी रखते हैं। तुम 2 भाई हो, दोनों नौकरी में हैं, तुम्हारा कपड़े का व्यवसाय है, तुम्हारे 3 मकान हैं, तुम्हारी 2 दुकानें हैं, तुम 5-5, 6-6 नौकर रखे हो, तुम्हारा टर्नओवर 5 करोड़ का है, 10 करोड़ का। इस तरह की सूचना लेकर घर पे जाते हैं और तब कहते हैं 5 लाख से कम नहीं लेंगे, 2 लाख से कम नहीं लेंगे। उसकी हैसियत के हिसाब से थोड़ा बढ़ा के जिद करते हैं कि कम करते करते ज़रूर हम जितना चाहते हैं उतना हमको मिल जाएगा। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इनके आशिकों की बड़ी लंबी लिस्ट होती है। आजकल आपने देखा, जैसे इसी के बारे में, काजल के बारे में बताया कि इसने प्लास्टिक सर्जरी करके अपना जो बिल्कुल नव यौवना की तरह ये देखने में लगने लगी। ज़्यादातर किन्नर इसी तरह से वो आपको शक्ल सूरत से किसी खूबसूरत महिला की तरह लगने लगे हैं। ये ट्रेंड लगातार बदलता जा रहा है। आप देखिए दिल्ली में किन्नरों की जिस तरह भीड़ होती है, जो उनके आपको रील्स मिलेंगे, सब एक से एक देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल किसी गोरी चिट्टी महिला है, किसी बॉलीवुड की, कोई तो बिल्कुल बॉलीवुड की एक्ट्रेस लगती हैं ये किन्नर। तो इसीलिए इनके आशिकों की बहुत लंबी लिस्ट होती है और इनके आशिक इन पर पैसा लुटाते हैं, इनके आशिक इन पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। इसीलिए इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। लेकिन इन दिनों जैसे दिल्ली गुड़गांव में आपको शाम को इनकी भीड़ सड़क के किनारे मिल जाएगी। आप समझ सकते हैं किस लिए मिल जाएगी। फिर ट्रेनों के डब्बे में इनकी गुंडई कह लीजिए या इनकी अराजकता कह लीजिए, इनकी बदतमीजी कह लीजिए। डरता है यात्री कि जेब से पैसे निकाल लेंगे, बुरी बुरी गालियां देंगे, जाने क्या क्या लोगों के सामने कह देंगे। तो ट्रेन के डिब्बों में, बस स्टेशन पर, बसों के भीतर इनकी हुड़दंगई और बदतमीजियों ने इस पूरे समूह का नाम खराब कर रखा है। पूरे समूह का लोग जो है अब इनसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। लोग सोचते हैं कि ये आफत घर पर ना आए तो ही अच्छा है। लेकिन गांव देहात में, किसी भी गांव देहात में आज भी इनका गांव में आना ही शुभ माना जाता है। इनका बड़ा सम्मान होता है जब ये गांव में आते हैं। गांव भर की महिलाएं अपने यहाँ से अनाज, रुपया, पैसा, जिस किसी के यहाँ आई हैं, मान लिया उसके यहाँ कोई बच्चे का जन्म हुआ है,
और ये किन्नरों का समूह आया है तो पूरा गांव इनको दान दक्षिणा देगा। जिसके यहाँ बहू आ गई 2 साल 4 साल हो गया और उसके कोई संतान नहीं है, वो अनुरोध करके उसे अपने यहाँ ले जाते हैं, उसको आशीर्वाद दिलवाते हैं। इतना बड़ा सम्मान है इनका इस समाज में। लेकिन कहीं कहीं इनकी जो परेशानी है मैंने आपको बताई। तो इनका जो धार्मिक और सामाजिक महत्व है वो सदियों से चला रहा है, ये आज का नहीं है, आज का बनाया हुआ नहीं है। उसका सम्मान किया जाना चाहिए। उनको उनके साथ असम्मान की दृष्टि लोगों को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं, ये सदियों से ऐसा होता आया है। और इनको भी, इस समूह के लोगों को भी अपनी इज्जत और सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। जो ये रेल के डिब्बों में, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर, बसों में और मेट्रो सिटीज़ के सड़कों पर, आउटस्कर्ट्स में जो जिस तरह की ये हरकतें हैं, इसे अपने समूह से इसे उन्हें मना करना चाहिए, रोकना चाहिए, ताकि उनकी वो पुरानी इज्जत, उनकी प्रतिष्ठा और उनका सम्मान बना रहे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।